Hello everyone, welcome back to this revision come fast track lectures on CA Final Customs Act। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 रिफंड, विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर। एग्जाम में इसमें MCQ पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर किसी भी स्टूडेंट को कस्टम एक्ट्स के नोट्स जो भी मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो डाउनलोड करने हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या तो पिंड कमेंट में दे रखा है। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर रिफंड। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिले कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। लेट अस एज्यूम एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है जिसने गुड्स इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे। उसके लिए कस्टम डिपार्टमेंट को ही विल पे कस्टम ड्यूटी, या हो सकता है कोई इंटरेस्ट पे करा है एज पर कस्टम्स एक्ट। कितनी अमाउंट का? 1,100,000 इतनी अमाउंट का इसने कस्टम ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट पे करी है, 1,01,00,000 रुपये। नाउ दिस इंपोर्टर एक्सपोर्टर विल सेल दीज गुड्स टू अ बायर, क्योंकि अगर गुड्स इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे किसी को तो बेचेगा, बायर को इसने बेच दिए। जब बेचे तो बायर से ये कॉस्ट चार्ज करेगा, प्लस इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा एंड प्लस ऐड करेगा कस्टम ड्यूटी ऑफ 1,100,000 क्योंकि कस्टम ड्यूटी वी ऑल नो इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एक फीचर होता है दैट इट पासिस ऑन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ये हर एक पर्सन को, जो भी चेन में होता है, सप्लाई चेन में, इस पूरी चेन में, उसको पास होता जाता है टू द नेक्स्ट पर्सन। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका जो बर्डन है टैक्स का, इट विल बी बॉर्न बाय बायर। बायर विल बॉर्न द इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो ठीक है, तो बायर जब अपनी जेब से इसको पे करेगा, इंपोर्टर को कस्टम ड्यूटी बायर ने पे करी, गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पे करी है इंपोर्ट एक्सपोर्टर ने। ये तो एक नॉर्मल सी एक ट्रांजेक्शन हुई। नाउ व्हाट हैपेंस, इंपोर्टर एक्सपोर्टर इसको कुछ टाइम बाद पता चलता है दैट ही हैज़ पेड एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी इंटरेस्ट इसने एक्स्ट्रा पे कर दिया ऑफ ₹100। अब इसको क्लेम करने के लिए, वापस लेने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से क्लेम करने के लिए वापस ये रिफंड की एप्लीकेशन डालेगा। कस्टम डिपार्टमेंट भी एक्नॉलेज करती है कि ₹100 हमारे पास एक्सेस में आया है, गवर्नमेंट मान रही है और रिफंड देना चाहती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये रिफंड किसको दे गवर्नमेंट? क्या इंपोर्टर को दे या एक्सपोर्टर जिसकी पॉकेट से ₹100 गए हैं, या बायर को दे जिसने बर्डन लिया है इस टैक्स का? ना एज अ कॉमन सेंस हर कोई इसका जवाब यही देगा कि इसका रिफंड ₹100 मिलने चाहिए बायर को, ना कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। रीज़न मीइंग इसका बर्डन बियर करा है बायर ने। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि रिफंड उसी को मिलेगा जिसने कस्टम ड्यूटी का बर्डन लिया है, जिसने भी बर्डन बियर करा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिसने बियर करा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा इससे क्लियर होता है कि टैक्स का रिफंड किसे मिलेगा? एनी पर्सन हु हैज़ बॉर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब रिफंड की जो एप्लीकेशन है, कस्टम लॉ में लिखा है सिर्फ 2 ही लोग हैं एलिजिबल जो दे सकते हैं रिफंड की एप्लीकेशन। एक जिसने पे करा है कस्टम ड्यूटी, हमारे केस में इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने पे करी है कस्टम ड्यूटी। अगर ये रिफंड की एप्लीकेशन दे रहा है कस्टम डिपार्टमेंट को, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे एक बर्डन है कि वो प्रूफ करे कि उसने टैक्स का बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं करा। बर्डन करे या कह ले, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैंडेटरी ये प्रूफ करना होगा कि इसने अपना जो कस्टम ड्यूटी पे करी है किसी और पर्सन को, किसी और बायर को पास ऑन नहीं करी। अगर ये प्रूफ कर देता है तो ₹100 कस्टम डिपार्टमेंट इसको दे देगी। अगर प्रूफ नहीं कर पाता तो कस्टम डिपार्टमेंट क्या करेगी? क्या कस्टम डिपार्टमेंट अपने आप उठ के बायर की जेब में डाल देगी ₹100? ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट को क्या पता चलेगा? बायर तो कभी आया ही नहीं क्लेम करने, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने ही एप्लीकेशन दी है रिफंड की। तो कस्टम डिपार्टमेंट करेगा इस केस में
गवर्नमेंट ने एक CWF कंज्यूमर वेलफेयर फंड बना रखा है, ये 100 रुपीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो एक पर्सन है जो रिफंड की एप्लीकेशन दे सकता है। सेकंड पर्सन गवर्नमेंट कहती है वो पर्सन देगा जिसने टैक्स को बियर करा है। एक ने तो पे करा है, एक अ पर्सन हु हैज़ बॉर्न द बर्डन या इंसिडेंस ऑफ टैक्स। हमारे केस में बायर ने इंसिडेंस लिया। अब बायर को पता चला कि 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे, बायर ने एप्लीकेशन दी रिफंड की सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम डिपार्टमेंट को। कस्टम डिपार्टमेंट ने सब कुछ वेरीफाई करा। अब कस्टम डिपार्टमेंट बायर को कहेगा अब भाई तू प्रूफ कर हमें कि तूने ये वाला बर्डन किसी और को पास नहीं करा। लेट से बायर एक होलसेलर है, इसने आगे एक रिटेलर को, एक रिटेलर बायर है, इसको भेज दिया इसने सामान अपना। तो अगर इसको जब सेल आउट करा तो यहाँ पे इसने कस्टम टैक्स हो सकता है इसको पास ऑन करा, हो सकता है नहीं करा। इसको प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बायर की है। कहने का मतलब जो भी एप्लीकेंट है रिफंड एप्लीकेशन का, जिसने भी रिफंड एप्लीकेशन दी है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रूफ करे कि उसने किसी और को अपना बर्डन ऑफ टैक्स नहीं पास ऑन करा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं करा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, हमेशा ये पास ऑन होता रहता है। इसी को कहा कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। ये हमारे टॉपिक में सिलेबस में एक नोट है इसका, अनजस्ट इनरिचमेंट, इसको हम पढ़ेंगे। तो हमने सीखा इसमें कि कस्टम डिपार्टमेंट रिफंड उसको देगी जिसने बर्डन लिया है। एप्लीकेशन रिफंड की दो लोग दे सकते हैं, या तो जिसने पे करा है या जिसने बर्डन लिया है टैक्स का। अगर पेमेंट करने वाला इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिफंड की एप्लीकेशन देता है तो इसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रूफ करे कस्टम डिपार्टमेंट को। प्रूफ कैसे करेगा? कोई इनवॉइस दिखाएगा, कोई एग्रीमेंट दिखाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा कि मैंने भाई अपना बर्डन पास ऑन नहीं करा, ये 100 रुपीज़ मुझे ही मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट इसे दे देगी। अगर नहीं दिखा पाया तो CWF में डाल देंगे। सिमिलरली बायर को अगर 100 रुपीज़ वापस चाहिए अपने रिफंड के, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसने पे करे, तो ये प्रूफ देगा कि मैंने बॉर्न करा, मैंने आगे किसी और को नहीं दिया। अगर नहीं कर पाया तो फिर गवर्नमेंट CWF में डाल देगी। इतना सा एक कंसेप्ट है रिफंड का। अब इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे पूरा जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विद आवर इंट्रोडक्शन और धीरे धीरे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। समटाइम्स कस्टम ड्यूटी इज पेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट वाज एक्चुअली लेविड ऑन द गुड्स। दिस में हैपन फॉर वेरियस रीजंस। कोई एरर हो सकता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस वजह से हमने एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी पे कर दी। इन सच केस refund of excess amount of duty and excess interest paid by the importer or exporter can be claimed। इससे हमें एक चीज़ पता चली, हम रिफंड ले सकते हैं ड्यूटी का और इंटरेस्ट, दोनों में से किसी का भी हम रिफंड ले सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ कस्टम ड्यूटी का, इंटरेस्ट हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया उसका भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन कौन देगा? उसके लिए एलिजिबल पर्सन टू मेक रिफंड ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट, एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल पर्सन है अ पर्सन हु हैज़ पेड इन एक्सेस, यानी कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जिसने अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, या पर्सन हु हैज़ बॉर्न द इंसिडेंस। हमारे एग्जांपल में ये बायर था जिसने इंसिडेंस बॉर्न करा है कस्टम ड्यूटी का। तो ये दो पर्सन ही एलिजिबल है रिफंड एप्लीकेशन देने के लिए टू द कस्टम डिपार्टमेंट। Eligible person for claiming refund are the person who has paid in excess or the person who has borne the incidence of tax। एप्लीकेशन देने के लिए टाइम लिमिट भी डिसाइड कर रखी है, 1 साल के अंदर अंदर हमें एप्लीकेशन देनी है। 1 साल कहाँ से देखेंगे वो चीज़ इसमें एक बार हम समझते हैं। अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर रिफंड की एप्लीकेशन देता है, क्लेम बाय द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, इट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन उन्होंने पेमेंट करी है कस्टम ड्यूटी की, वहाँ से 1 साल हम देखेंगे अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर का केस है। अगर इंपोर्टर ने बर्डन पास ऑन कर दिया बायर को, तो बायर कब से 1 साल देखेगा वो भी 1 साल, बट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जिस दिन उसने खरीदा है ये गुड्स, वहाँ से 1 साल कैलकुलेट होंगे। सो क्लेम बाय पर्सन अदर देन इंपोर्टर मीन्स buyer, a person who has borne the incidence, must be made before expiry of 1 year from the date of purchase of goods। अब 1 साल कैलकुलेट करने की 3 सिचुएशंस और हैं जहाँ पे अराइज हो सकती है। क्या कहते हैं ये? अगर रिफंड हुआ है इस रीज़न से कि गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल ऑर्डर दिया है, उस वजह से कोई एग्जेम्पशन मिली है, तो ऐसा क्या है,
सिचुएशन ये है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं हुई, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑर्डर निकाला कि जिससे कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी। अब लेट्स से इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे करी थी, स्पेशल ऑर्डर ने कहा एग्जम्प्ट होनी चाहिए, कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं होनी चाहिए थी, एग्जम्प्ट कर दी। तो 1 साल कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर, जिस दिन ये ऑर्डर इशू है वहां से लेके 1 साल देखेंगे। अगर रिफंड अराइज होता है ड्यू टू एनी ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल या कोई कोर्ट, तो 1 साल देखेंगे फ्रॉम द जजमेंट और ऑर्डर, जब भी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करा वहां से 1 साल देखेंगे। अगर कस्टम ड्यूटी हमने पे करी थी, प्रोविजनल पेमेंट हमने करी थी, जब फाइनल असेसमेंट हुई, प्रोविजनल हमने 1 लाख रुपए कर दी पेमेंट, फाइनल असेसमेंट हुआ कि सिर्फ 80,000 ही बनती थी, तो 20,000 का रिफंड ये कब क्लेम कर सकते हैं? 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट नहीं, 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट, जब भी एडजस्टमेंट हो जाएगी फाइनल असेसमेंट के बाद, तब से 1 साल कैलकुलेट होगा। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए वैलिड है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो मेन है हम 1 साल के अंदर हमें रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी है। 1 साल हर एक पर्सन के लिए अलग है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, बायर करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, अगर कोई ऑर्डर है फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ जजमेंट, डेट ऑफ एडजस्टमेंट, वहां से देखेंगे हम 1 साल। एक यहाँ पे नोट है, इसको देखते हैं। द लिमिटेशन ऑफ 1 year shall not apply where any duty or interest has been paid under protest। अब ये पॉइंट वैलिड बन जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है एमसीक्यू के लिए कि 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का जो इंटरेस्ट नहीं सॉरी हम पीरियड देख रहे हैं फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड, वो नहीं कंसिडर करना होगा, इट विल नॉट अप्लाई अगर कस्टम ड्यूटी या इंटरेस्ट हमने पे करा है अंडर प्रोटेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है और एक कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट कहता है 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी बनती है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कह रहे हैं नहीं बनती या सिर्फ 70,000 बनती है। कुछ ना कुछ दोनों के बीच में प्रोटेस्ट है, झगड़ा है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर एज पर लॉ रिक्वायर्ड होगा कि 1 लाख रुपए पेमेंट करे जो भी कस्टम डिपार्टमेंट ने असेस करी है, बट ये पेमेंट करेगा अंडर प्रोटेस्ट, क्योंकि इसको बाद में ये इन कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में केस करेगा, अपील करेगा, तो इट इज़ पेड अंडर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के केस में 1 साल की टाइम लिमिट नहीं देखी जाएगी, जब भी केस सॉल्व होगा उसके बाद देखेंगे कब रिफंड लेना है। तो ये एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट वैलिड है। नेक्स्ट चलते हैं। रिफंड में सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट एज इन कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड, कितनी अमाउंट हो रिफंड की एप्लीकेशन में कि कस्टम डिपार्टमेंट एग्री करे या उसको एक्नॉलेज करे। लेट से एक इंपोर्टर है, 1 लाख रुपए की रिफंड की एप्लीकेशन देता है, हो जाएगी अलाउ। 100 रुपीज़ की देता है, हो जाएगी। 99 रुपीज़ की देता है, कस्टम डिपार्टमेंट इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि कस्टम लॉ कहता है मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड शुड बी 100 रुपीज़। तभी जो मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, उसमें मैंने 1,100,000 रुपीज़ की अमाउंट रखी थी, जिसमें 100 रुपये ही हमने एक्स्ट्रा दिया था, 100 रुपये की हमने एप्लीकेशन दी, तो 100 रुपये कस्टम डिपार्टमेंट एंटरटेन करेगी एप्लीकेशन। अमाउंट क्लेम लेस देन 100, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, वो कहेगा चलते बनो यहाँ से। तो ये चीज़ भी एमसीक्यू के लिए वैलिड है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, refund application must be accompanied by documentary evidence including invoices to prove that incidence of duty or interest for which refund claim has been filed is not passed on to another person। कहने का मतलब जब भी हम रिफंड की एप्लीकेशन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हमने जो बर्डन है पास ऑन नहीं करा, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की है। अदरवाइज कस्टम डिपार्टमेंट हमेशा प्रिज्यूम करेगा, एज्यूम करेगा कि बर्डन पास ऑन हो चुका है। तो ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने देखे, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स से ही पूरा चैप्टर बना है। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 27(2), सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्या कहता है? द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड इफ फाउंड टू बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स बाय कस्टम्स एंड ऑर्डर फॉर रिफंड इज पास्ड। अगर कस्टम डिपार्टमेंट को लगता है एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट है, जेन्युइन है, ऑर्डर पास कर देगा रिफंड का। हाउएवर इन द व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट द रिफंड अमाउंट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि अनजस्ट रिचमेंट का एक डॉक्ट्राइन है जो आगे पढ़ेंगे भी, उसकी वजह से रिफंड की अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देनी चाहिए।
बट कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू CWF फंड, बल्कि उसी पर्सन को दे देंगे जो एप्लीकेशन देता है। देखो, situations where refundable amount is paid to the applicant instead of being credited to the consumer welfare fund. टोटल 7 सिचुएशंस है। अगर उन 7 सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन आती है तो रिफंड की अमाउंट किसको देंगे? एप्लीकेंट को, जिसने एप्लीकेशन दी है। अदरवाइज उसको CWF में डाल देंगे। क्या क्या सिचुएशंस है एक एक करके देखते हैं, और बहुत ही इजी और लॉजिकल है। नंबर 1, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हमने एग्जाम्पल में ही समझे थे। अब इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। If importer exporter has not passed on incidents of duty or interest to other person, यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने अपना बर्डन ऑफ टैक्स किसी और को पास ऑन नहीं करा, तो रिफंड किसको मिलेगा? इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ही मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है, अ बायर हु हैज बॉर्न द ड्यूटी हैज़ नॉट पास्ड ऑन इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी टू अदर पर्सन। ये भी हमने एग्जाम्पल में देखा था। एग्जाम्पल में क्या था? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर था, जिसने एक बायर को सेल करा गुड्स। बायर ने बॉर्न कर लिया इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इस बायर ने एक रिटेलर को, जो भी रिटेलर बायर है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अगर ये नहीं करा होता तो रिफंड किसको मिलता? इस बायर को। सो अ बायर हु हैज़ बॉर्न द ड्यूटी हैज़ नॉट पास्ड ऑन इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी टू अदर पर्सन। अगर उसने किसी और को नहीं पास ऑन करा तो उसी बायर को रिफंड मिल जाएगा, अदरवाइज CWF में डाल देंगे। सिमिलरली अगर रिटेलर बायर है, इसको पता चला कि 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे आउट हो गए थे, रिफंड इसको मिल रहा है। अब ये 100 रुपीज़ ऐसा मत समझना कि 100 रुपये के लिए कोई ऐसी मेहनत क्यों ही करेगा। ये 100 रुपीज़ की जगह 1 लाख रुपीज़ भी हो सकता है, 100 लाख, 100 करोड़, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। 100 की अमाउंट मैंने इसलिए रखी है ताकि याद रहे कि 100 से कम रिफंड की एप्लीकेशन डिपार्टमेंट एंटरटेन ही नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड होना चाहिए 100 रुपीज़ का। अब ये रिटेल बायर को पता चला कि इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट गई है, इसका रिफंड बनता है, तो जब रिटेल बायर रिफंड की एप्लीकेशन देगा तो इसने किसी और को पास ऑन नहीं होना चाहिए। ये प्रूफ करने के बर्डन किसके पास आ जाता है? अब रिटेल बायर के पास, यानी जो सेकंड बायर है, थर्ड बायर, फोर्थ बायर, एज ऑन चलता रहेगा, जो भी अल्टीमेटली बॉर्न करेगा ड्यूटी को, ठीक है। तो इससे हमारे 2 स्टेप्स तो बहुत ही ईजिली कवर हो जाते हैं। देन इम्पोर्ट्स बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज़। अगर कोई इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान मंगाता है तो आगे तो वो बेचेगा नहीं, यानी इंसिडेंस पास आउट नहीं हुआ, किसी और को पास नहीं करा। अगर रिफंड की एलिजिबिलिटी बनती है तो उसी पर्सन को रिफंड मिलेगा। तो ये भी एक लॉजिकल सिचुएशन है। फिर आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 26। अब सेक्शन 26 हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सेक्शन 26 पे ले चलता हूँ, फिर हम इस पॉइंट पे वापस आते हैं। सेक्शन 26, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टन केसेस। अब देखो, हमने एक डिस्कशन तो करी थी कि एक्सपोर्टर अगर एक्सेस में कस्टम ड्यूटी पे करे तो वो रिफ़ंड ले सकता है। ये चीज़ हमने ऊपर देखी है। रिफ़ंड होता ही कब है? जब एक्सेस में हमने पे कर दिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट। इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों ले सकता है। तो एक सिचुएशन तो है जब हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब आ रहे हैं एक्सपोर्ट का रिफ़ंड इन सर्टन केसेस। कुछ स्पेसिफाइड केसेस है, अगर उस केसेस में उस केसेस में रिफ़ंड बनता है तो वो रिफ़ंड भी हम एक्सपोर्टर को देंगे, CWF में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब वो सिचुएशंस क्या है, लेट्स सी। This provision compensates the export duty in a situation where the goods which are exported are rejected and returned by the buyer. कहने का मतलब, एक एक्सपोर्टर है जिसने गुड्स बेचे इंडिया से बाहर, बट बायर ने उन गुड्स को रिजेक्ट कर दिया और वापस भेज दिया इंडिया में। तो अब एक्सपोर्टर ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, अब ये तो उसका रिफंड मांगेगा। तो इसी सिचुएशन से ये डील करता है कि बायर ने रिजेक्ट कर दिया या किसी भी वजह से वो गुड्स वापस आ गए इंडिया में, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफंड होगी तो वो एक्सपोर्टर को ही मिलेगी, ना कि CWF में जाएगी। नाउ वेयर द एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज़ बीन पेड, सच ड्यूटी शैल बी रिफंडेड टू द पर्सन बाय whom और ऑन whose behalf it was paid if। सिचुएशन दे रखी है, 2 सिचुएशंस है। गुड्स रिटर्न अदरवाइज बाय रीसेल, कि गुड्स रिटर्न हो गए, वापस इंडिया में आ गए। रीज़न क्या है उसका? कोई भी रीज़न हो, अदरवाइज बाय रीसेल। मोस्टली रीज़न क्या हो सकते हैं? रिजेक्ट हो गए, जैसे यहाँ पे लिखे ना, रिजेक्ट और रिटर्न वापस कर दिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही समटाइम्स ऐसा होता है
एक्सपोर्टर ने बायर को गुड्स बेचे, बायर ने क्या करा, वापस ये गुड्स इंडिया में ही सेल कर दिए। अब अगर सेल करे है, चाहे एक्सपोर्टर को करे है चाहे किसी और को करे है, तब थोड़ा ना एक्सपोर्ट ड्यूटी वापस मिलेगी एक्सपोर्टर को। तो रीसेल का केस नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी केस हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी वापस हो जाएगी। सेकंड केस कहता है गुड्स री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। अब इधर कहते हैं अगर एक्सपोर्टर ने गुड्स बेचे और बायर ने वापस री इम्पोर्ट कर दिए, री इम्पोर्ट करवा लिए एक्सपोर्टर ने 1 साल के अंदर। री इम्पोर्ट का क्या सिचुएशंस होती है, हमने इसको अच्छे से पुरानी वीडियोस में पढ़ रखा है, वहाँ पे आप इसका कंसेप्ट दे सकते हो री इम्पोर्ट का। तो ये गुड्स 1 साल के अंदर अंदर री इम्पोर्ट हो गए, तब भी एक्सपोर्टर क्लेम कर सकता है रिफंड का। तो ये दो सिचुएशंस में एक्सपोर्टर रिफंड ले सकता है, या तो गुड्स रिटर्न हो गए अदरवाइज बाय रीसेल, या री इम्पोर्ट हो गए विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। अब रिफंड लेने के लिए एप्लीकेशन कब देनी है, हमने ऊपर पढ़ा था 1 साल का टाइम पीरियड होता है एप्लीकेशन का। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर होता है तो फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं, कोई बायर होता है तो फ्रॉम डेट ऑफ परचेज देखते हैं, कोई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया तो फ्रॉम डेट ऑफ दैट ऑर्डर या जजमेंट, कोई स्पेशल ऑर्डर है उस हिसाब से उसकी डेट देखते हैं। बट इस केस में डेट अलग है, यहाँ पे है 6 महीने का टाइम पीरियड है। यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा, ये आई थिंक हो गया या नहीं हुआ पता नहीं। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। कब से देखेंगे, एप्लीकेशन मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। देखो होगा क्या, जब एक्सपोर्टर ने गुड्स बेचे बाहर बायर को, बायर सामान वापस आ गया गुड्स, तो प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा एक्सपोर्टर के लिए कि अपना गुड्स क्लियर करा लो यहाँ से, क्योंकि कस्टम पोर्ट में पड़े हैं, वापस री इम्पोर्ट होके जब वापस आ गए रिजेक्ट होके। तो जिस दिन कस्टम ऑफिसर अपना ऑर्डर देगा फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स, उसके विद इन 6 मंथ्स तक हमें एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। नॉर्मली हम 1 ईयर का पीरियड लेते हैं, बट यहाँ पे एक स्पेशल सर्कमस्टांस है, 6 मंथ्स का हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टन केसेस, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अपना 4th पॉइंट। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड एज पर सेक्शन 26, इसका रिफंड किसको मिलेगा, एक्सपोर्टर को, ना कि CWF फंड पे। सिमिलरली ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी के केस में जो भी ड्रॉबैक क्लेम कर रहा है उसी को मिल जाएगा। 6 पॉइंट ड्यूटी या इंटरेस्ट बॉर्न बाय नोटिफाइड एप्लीकेंट। अब गवर्नमेंट ने कुछ पर्सन को नोटिफाई कर रखा है, वो कौन है हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमने जानना है। अगर वो लोग रिफंड की एप्लीकेशन देते हैं तो उन्हीं को मिलेगा, CWF फंड में ट्रांसफर नहीं होगी। लास्ट सिचुएशन, ड्यूटी पेड इन एक्सेस बाय इंपोर्टर बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन एविडेंट फ्रॉम बिल ऑफ एंट्री री असेस्ड बिल ऑफ एंट्री। ये क्या कहता है, देखो एक इंपोर्टर है, इसने गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करे। अब इसने सेल्फ असेसमेंट में लेट से 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे कर दी। अभी तक प्रॉपर ऑफिसर ने कोई होम कंजम्पशन की क्लियरेंस नहीं दी, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, इसने सेल्फ असेस करा और 1 लाख रुपए पे कर दिए। जब बिल ऑफ एंट्री बना, वहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉइस से पता चला कि कस्टम ड्यूटी बनती है सिर्फ 80,000 की, यानी कि 20,000 इसने एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो ये 20,000 का रिफंड इंपोर्टर को ही मिलेगा, CWF में ट्रांसफर नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं दैट ड्यूटी पेड इन एक्सेस बाय इंपोर्टर बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन विच इज़ एविडेंट फ्रॉम बिल ऑफ एंट्री या रीअसेस बिल ऑफ एंट्री से हमें पता चलता है, तो उस केस में भी रिफंड किसको मिलेगा, इंपोर्टर को। तो ये बेसिक से 6-7 पॉइंट्स है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कब कब ट्रांसफर नहीं करेंगे रिफंड, और उन्हीं पर्सन को देंगे जिन्होंने अप्लाई करा है रिफंड के लिए, अदरवाइज CWF फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसी टॉपिक पे ICA के स्टडी मैट में 2 क्वेश्चंस है, टेस्ट योर नॉलेज 1 एंड टेस्ट योर नॉलेज 7। ये दोनों क्वेश्चंस एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं ताकि हमारे ICA की भी फुल कवरेज होती जाए साथ साथ। TYK 1 कहते हैं एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन फॉर सबमिशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। इससे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफंड एप्लीकेशन देने में कोई लिमिटेशन है, उसके बारे में बताओ कि कैसे कंप्यूट करनी है। हमने पढ़ा था लिमिटेशन कौन सी है, टाइम लिमिट है, कौन सी, 1 ईयर की। 1 ईयर टाइम लिमिट हम देखते हैं इंपोर्टर के केस में फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट,
बायर के केस में फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, कि कोई कोर्ट का ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, ऐसे अलग अलग सिचुएशंस थी। तो वो वाला आंसर हमें यहाँ पे फ्रेम करके लिखना है। अगर हमने ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे करी है तो कोई 1 साल की लिमिट नहीं देखनी। तो ये टाइम लिमिट का आंसर क्वेश्चन है ये। फिर टी वाई की 7 भी है एक हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एग्जाम का क्वेश्चन है एक तरीके से। लेट्स सी, मिस्टर एन हैज़ ओवर 3 कंसाइनमेंट्स ऑफ 200, 400 एंड 400 यूनिट्स। 3 कंसाइनमेंट्स है 200, 400, 400 यूनिट्स की। टोटल यूनिट्स हो गई इसकी 1000 यूनिट्स, जो 3 अलग अलग कंसाइनमेंट्स में आई है। imported a total of 1000 units of an article ZEP which has been valued at 1150 की इसकी cost है। The custom duty on this article has been assessed to 250, 250 रुपये की custom duty इस पे लगती है और cost है इसकी 1150। He adds his profit margin of 350 rupees का profit और sells the article for 1750 per unit। ये इसकी कॉस्ट इकोनॉमिक्स है कि 1150 का गुड है, 250 की कस्टम ड्यूटी, 350 प्रॉफिट, तो 1750 में ही अपने बायर को, कस्टमर को बेच देता है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेलिंग द एंटायर कंसाइनमेंट, 1 महीना हो गया, इसने अपनी सारी कंसाइनमेंट बेच दी। मिस्टर एन फाउंड दैट देयर हैड बीन एन एरर इन पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन विच ड्यूटी फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ 200 यूनिट्स वॉज पेड एज इफ इट वॉज 400 यूनिट्स रिजल्टिंग इन एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्यूटी। देखो हुआ क्या, 1 महीने बाद इस पर इम्पोर्टर को पता चला। अब 1 महीना हमें रिफंड के लिए देखना होता है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, तो ये वैलिड है, रिफंड की एप्लीकेशन दे सकता है। इसने अपनी सारी कंसाइनमेंट किसी भी कस्टमर को बेच दी। एन ने सारी कंसाइनमेंट यानी 1000 यूनिट्स की गुड्स, 1000 यूनिट्स किसी बायर को बेच दिए। बट अब इसे पता चला जब इसने कस्टम डिपार्टमेंट को कस्टम ड्यूटी पे करी थी, कस्टम डिपार्टमेंट को जब ड्यूटी पे करी, 200 यूनिट की जो कंसाइनमेंट थी उसको ऐसे पे कर दिया कि वो 400 यूनिट्स की कंसाइनमेंट है। बेसिकली 1000 की जगह 1200 यूनिट्स की क्वांटिटी पे इसने कस्टम ड्यूटी पे करी। 400 400 800 और 200 को इसने 400 मान लिया, तो 1200 यूनिट्स पे इसने पे कर दी कस्टम ड्यूटी। तो बेसिकली इसने 200 क्वांटिटीज़ पे एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करी। कितनी अमाउंट से, 250 अमाउंट से, तो 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दिया इसने। क्वेश्चन में भी हमें बता रखे हैं रिजल्टिंग इन एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्यूटी मिस्टर एन फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ 50,000 रुपीज़। 200 यूनिट जो एक्स्ट्रा गिननी गलती से, टोटल 1000 थी उसने 1200 मान ली। नाउ इज द बार ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट अट्रैक्टेड, कहने का मतलब जो रिफंड है 50,000 का, क्या वो मिस्टर एन यानी जो इम्पोर्टर है उसको मिलेगा या बायर को मिलेगा। अब देखो एन ने जब बायर को गुड्स बेचे, इसने सिर्फ 1000 यूनिट्स बेची, 1000 यूनिट का बर्डन बायर के पास चला गया। बट 200 यूनिट तो थी ही नहीं, इसने हवा में ही पे कर दिया, जो चीज़ थी ही नहीं उसकी भी पेमेंट कर दी। तो 200 यूनिट्स का बर्डन तो बायर पे गया ही नहीं। जब चीज़ ही 1000 थी तो 1000 बेची तो 1000 का बर्डन ही नहीं गया। बट इसने पेमेंट करी 1200 यूनिट्स पे, तो 200 यूनिट्स का बर्डन तो कभी पास ऑन हुआ ही नहीं। ये इसके इन्वॉइसेस बिल वहाँ से भी पता चल जाएगा, तो इसका रिफंड मिलेगा एन को, रीजन मीन इसका बर्डन कभी पास ऑन ही नहीं हुआ। सेकेंड चीज़, जब मिस्टर एन ने इसको 400 यूनिट्स मान लिए, इसने सेल्फ असेसमेंट करी होगी, यानी कि सेल्फ असेस्ड पे कर दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन, ऐसा एज्यूम करेंगे। तो हमने जो भी 7 पॉइंट पढ़े थे उसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 दोनों ही वैलिड हो जाएगा, एप्लीकेबल, अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं लगेगा, इसमें CWF में ट्रांसफर नहीं होगा 50,000, मिस्टर एन यानी इम्पोर्टर को ही मिल जाएगा जो एप्लीकेंट है। लेट्स रीड द आंसर। बाकी एग्जाम में इसी कहानी को अपने वर्ड्स में लिखना है बस। मिस्टर एन इनवॉइसेस शो दैट ही कलेक्टेड ड्यूटी ऑफ 250 रुपीज़ पर यूनिट ऑन 1000 आइटम्स, यानी 1000 यूनिट जो एक्चुअल थी उस पर 250 रुपये की ड्यूटी इसने बायर से कलेक्ट करी, बट उसने पे ड्यूटी करी है 200 आइटम्स मोर पे। दिस पेमेंट इज इन द नॉर्मल कोर्स एंड वॉज नीड बिफोर द ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस ऑफ गुड्स। इट वुड बी एविडेंट फ्रॉम बिल ऑफ एंट्री दैट अमाउंट वॉज पेड मोर देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी असेस्ड, यानी 1000 की जगह हमने 1200 यूनिट्स पे
ड्यूटी पे कर दी, तो ये बिल ऑफ एंट्री से भी हमें पता चल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। Thus, as per section 27(2), n case falls within the exception to unjust enrichment, exception मिलेगा। as per point 7 and 1, यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, पॉइंट कौन से यूज हुए हैं, पॉइंट 7 and 1। 7-1 कौन से पॉइंट है, एक बार मैं दिखा देता हूँ ऊपर। नंबर 1 पे था, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने पास ऑन नहीं करा बर्डन, जो पता चलता है क्योंकि 200 यूनिट्स तो थी ही नहीं असली में। और 7 कहता है कि एक्सेस पे कर दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, विच इज एविडेंट फ्रॉम बिल ऑफ एंट्री और रिवाइज्ड बिल ऑफ एंट्री। तो इससे पता चलता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा, एन को ही अपना रिफंड मिल जाएगा। क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 27(2), क्लॉज ए मतलब वही पॉइंट नंबर 1 कहता है दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विल नॉट अप्लाई if importer exporter had not passed on the incidence of duty to any other person। ये पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा है कि अगर इंसिडेंस पास ऑन नहीं करा तब भी अप्लाई नहीं होगा, देयरफॉर एन को ही रिफंड मिलेगा। एन के इनवॉइसेस और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल शो हाउ मच ड्यूटी ही हैज़ कलेक्टेड फ्रॉम हिज कस्टमर। इसने कस्टमर से कलेक्ट करी 1000 यूनिट्स पे, बट एक्चुअल पे कर दी 1200 यूनिट पे। ये सब हमें पता चलेगा कहाँ से, इनवॉइसेस से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बस इतना सा ये सॉल्यूशन था, सिंपल, बस लॉजिक के साथ हमें इसमें आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 27 ए, सेक्शन याद नहीं करना हमें, सेक्शन नंबर इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। देखो हुआ क्या, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ने कस्टम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी रिफंड के लिए। कस्टम डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन लेके वो कस्टम डिपार्टमेंट सो गया, पैसे वापस ही नहीं करे। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं चलेगा, कुछ एक टाइम लिमिट फिक्स करिए, उसके बाद से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और इंटरेस्ट के साथ इसको रिफंड मिलेगा। वो टाइम लिमिट क्या है, कितना रिफंड है, वही देखते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड, कितनी देर बाद रिफंड में इंटरेस्ट चढ़ना शुरू हो जाएगा। बिगिनिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर आज के दिन रिफंड की एप्लीकेशन देता है तो विद इन 3 months कस्टम डिपार्टमेंट को रिफंड कर देना है। अगर नहीं करता तो जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे उसके बाद से इंटरेस्ट चढ़ना इस पर शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से रीड करते हैं इसको। इट विल बिगिन फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months। 3 months एक्सपायर होते ही वहां से इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। और 3 months कहाँ से देखने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड, जब तक रिफंड नहीं मिलता वहां से। तो 3 महीने के बाद से शुरू हो जाएगा जब तक रिफंड नहीं मिलता। अब एक चीज हो सकता है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने रिफंड एप्लीकेशन दे दी कस्टम डिपार्टमेंट को, बट वो रिफंड एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी, तो क्या तब भी 3 महीने वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं, कस्टम डिपार्टमेंट को जब एप्लीकेशन मिलेगी वो उसको एक्नॉलेज करेगा, इंपोर्टर को एक रिसिप्ट देगा कि अब तुम्हारी एप्लीकेशन मुझे मिल गई है, दैट इज कंप्लीट एप्लीकेशन है, कोई इसमें कमी नहीं है, एक एक्नॉलेजमेंट देगा। तो उस एक्नॉलेजमेंट के बाद माना जाएगा कि एप्लीकेशन रिसिप्ट हो गई है। डेट ऑफ रिसिप्ट कब मानी जाएगी, जब एप्लीकेशन की उसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। इसी चीज को यहाँ पे एक एज अ नोट बता रखा है, लेट्स रीड इट। रिफंड एप्लीकेशन इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड ऑन द डेट on which a complete application as acknowledged by proper officer of customs has been made। जब प्रॉपर ऑफिसर एक्नॉलेज कर देगा कि अब एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, तब से 3 महीने गिने जाएंगे। ऐसा नहीं कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दे दी अब 3 महीने बाद वो रिफंड लेने आ जाए, ऐसा नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट देगा प्रॉपर ऑफिसर, तब से माना जाएगा कि कंप्लीट एप्लीकेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6% पर एनम के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज लेके, ठीक है। रेट ऑफ तो ये एक चीज़ है यहाँ पे याद रखने के लिए, 6% का रेट है। 3 महीने बाद हम देखेंगे इसमें कि 3 महीने बाद से रिफंड स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। फिर एक नोट और है यहाँ पे, देखते हैं। इफ अ रिफंड रिजल्ट्स फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, रिफंड इज टू बी पेड विद इन 3 months फ्रॉम द ऑर्डर एंड इंटरेस्ट विल बी पेबल आफ्टर दैट। यानी कि अगर कोई कोर्ट कहता है, एप्लीकेशन दी, उसके बाद कोई केस हुआ और उसके बाद ऑर्डर आया कोर्ट का, ऑर्डर से 3 महीने देखे जाएंगे, एप्लीकेशन से नहीं, उसके बाद से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ एक छोटा सा एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फिर सेक्शन 26 ये हमने देख लिया था, एक्सपोर्ट इन सर्टन केसेस। इसी का एक सेक्शन 26A है, रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इन सर्टन केसेस।
ऊपर थी एक्सपोर्ट ड्यूटी, यहाँ पे है इम्पोर्ट ड्यूटी कि इम्पोर्ट ड्यूटी सर्टन केसेस में, एक्सेस में तो हम रिफंड लेते ही है, कुछ और सिचुएशंस है वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी का रिफंड कैसे ले सकते हैं और मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखते हैं। नाउ लेट अस सी, एक इम्पोर्टर है जिसने गुड्स इम्पोर्ट करे, कस्टम ड्यूटी इसने कस्टम डिपार्टमेंट को पे कर दी, एक्सेस नहीं पे करी बट इसका रिफंड अब ये क्लेम कर रहा है। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो कंडीशंस हम देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। गुड्स डिफेक्टिव है या इट इज़ नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, जो इंपोर्टर ने मंगाए थे वैसी स्पेसिफिकेशन से नहीं है या डिफेक्टिव गुड्स निकले। गुड्स आइडेंटिफाइड एज इंपोर्टेड गुड्स, एसीडीसी उन गुड्स को आइडेंटिफाई भी कर पा रहा है कि जो उसने मंगाए थे वो चीज़ वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, यानी कि गुड्स आइडेंटिफाइबल है। नो ड्रॉबैक क्लेम्ड, उन गुड्स पे ड्रॉबैक यानी कि ड्रॉबैक भी एक तरीके से रिफंड होता है, ड्रॉबैक की एप्लीकेशन नहीं दी गई, तो ऐसे गुड्स को क्लेम कर सकता है इंपोर्टर उसकी रिफंड। कंडीशन है कि इंपोर्टर उसको एक्सपोर्ट कर दे गुड्स को, अगर डिफेक्टिव गुड्स आए हैं तो या तो उसको वापस एक्सपोर्ट कर दे वन, या रेलिंक्विश कर दे, अपना टाइटल छोड़ दे, रेलिंक्विश कैसा होता है हमने इसे अच्छे से पढ़ रखा है, या डिस्ट्रॉय कर दे, या रेंडर कर दे, रेंडर्स देम कमर्शियली वैल्यूलेस, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे, तीन में से कोई भी काम कर दे, यानी कि गुड्स की कस्टडी उसके पास नहीं रही। इंपोर्टर ने मंगाए गुड्स डिफेक्टिव निकले तो क्या करे, या तो उसको वापस भेज दे, जहाँ से मंगाए वापस भेज दे, कस्टम ड्यूटी उसे वापस मिल जाएगी, रिफंड हो जाएगी, रेलिंक्विश कर दे, अपना टाइटल छोड़ दे उस पर, या उनको डिस्ट्रॉय कर दे या कमर्शियली वैल्यूलेस बना दे, तो वो रिफंड की एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन कब देगा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, 6 महीने देखेंगे फ्रॉम रेलिवेंट डेट। इधर 1 ईयर जो बेसिक हम देखते हैं एक्सेस में वो नहीं देखेंगे, 6 मंथ्स देखेंगे। और याद हो तो हमने एक्सपोर्ट के केस में भी 6 मंथ्स का पीरियड ही देखा था, तो 6 मंथ्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट क्या होगी उसके लिए यहाँ पे एक एरो मैंने बना रखा है। रेलिवेंट डेट, अगर इंपोर्टर गुड्स को एक्सपोर्ट कर देता है, डिफेक्टिव गुड्स है एक्सपोर्ट कर दिए, तो डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर फॉर एक्सपोर्टेशन, जब एक्सपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगी गुड्स चले जाएंगे, उस ऑर्डर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर रिफंड की एप्लीकेशन दे सकता है। रेलिक्विश कर देता है तो जिस दिन रेलिक्विश करा है वहाँ से 6 मंथ्स देखेंगे, अगर डिस्ट्रॉय कर देता है तो जिस दिन डिस्ट्रॉय करा है वहाँ से 6 मंथ्स देखेंगे, कॉमन सेंस है। और कोई रिफंड नहीं मिलेगा अगर पेरिशेबल गुड्स है, लेट से इसने फ्रूट्स मंगाए, फ्रूट्स डिफेक्टिव निकले, पेरिशेबल है नहीं मिलेंगे, चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे फ्लावर्स हो, पेरिशेबल गुड्स में नहीं मिलेंगे। ये ऐसे गुड्स जिसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई तब भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा सेक्शन है अपना रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इन सर्टन केसेस। इस पे भी 2 क्वेश्चन है, टी वाई के 3 एंड टी वाई के 8, दोनों क्वेश्चन एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले टी वाई के 8 देखते हैं। Explain the relevant dates as provided in Section 26A of the Customs Act for the purpose of refund of duty under specified circumstances, namely goods exported out of India। ये जो 3 अभी relevant date थी उसी पे एक TY के बना हुआ है, फिर एक्सपोर्ट कर दिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर फॉर मेड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टेशन, रेलिक्विश फ्रॉम द डेट ऑफ रेलिक्विश, फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। ये वाला जो हमने टेबल अभी पढ़ा था ये इसका आंसर है। फिर TY के 3 पूरे कंसेप्ट को समराइज करता है। देखो, सेक्शन 26A of Customs Act provides for refund of import duty paid in goods are if goods are found defective or not as per specification. Discuss the conditions governing such refund in brief. अब conditions क्या थी, goods defective है, कोई drawback नहीं लिया, identifiable है, और उसको एक्सपोर्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है या रेलिंक्विश कर देता है, तो ये सब कंडीशन थी। फिर पेरिशेबल में नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर मैंने स्ट्रेट अवे आईसीए के स्टडी मैट से कॉपी कर रखा है। आई विल सजेस्ट इसको एक बार रीड ज़रूर करना, ताकि हमें एग्जाम में पता चलेगा, अगर आता है आएगा तो मुश्किल से 2-3 मार्क्स का, किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, एक बार एक आइडिया लिखेगा कैसे कैसे पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं। तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो TY के 3 को, इससे क्या होगा, कंसेप्ट भी पक्का हो जाएगा। बस अब चैप्टर खत्म होने वाला है, मुश्किल से 5 मिनट और होंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेसिक सी चीज़ें बची है जो इसको सिर्फ हमें रीड करना है, समझना नहीं है क्योंकि सब कुछ हम समझ चुके हैं। मेन चीज़ अगर मैं रिकॉल करूँ इस चैप्टर की क्या है, देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कितना है, 100 का। एलिजिबल पर्सन कौन है, या तो जिसने पे करी है ड्यूटी या जिसने बॉर्न करा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स।
रिफंड के लिए हम क्या ले सकते हैं, 6% का नहीं, इंटरेस्ट ऑन रिफंड 6% का इंटरेस्ट रेट है। कब स्टार्ट होगा, आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। रिफंड की टाइम लिमिट कितनी है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, और ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। फिर एक्सपोर्ट का सर्टन केसेस, वो सब चीज़ें हमने 7 पॉइंट्स देखे थे कि कब कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो सिर्फ इस वीडियो को अगर आप देख भी लो और बस समझ के चलो तो एग्ज़ाम में अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ ड्यूटी। अब ये क्या होता है, इसको हम डिस्कस तो कर चुके हैं, बस एक रीड करते हैं इसको कि क्या दे रखा है हमें स्टडी मैट में। बेसिक पॉइंट्स है, एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर pays the custom duty on import export of goods. This duty is recovered from customer या purchaser when the goods are sold by the importer or exporter. वही हमारा एग्जाम्पल एक तरीके से कि कस्टम डिपार्टमेंट को इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कस्टम ड्यूटी पे करता है, फिर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर उसको रिकवर कर लेता है अपने कस्टमर से, बायर से। इन अदर वर्ड्स, द इंसिडेंस ऑफ बर्डन ऑफ ड्यूटी is passed on to the purchaser from whom the importer or exporter collects the custom duty. Subsequently, if the importer or exporter makes a claim of refund of duty and receives the refund, he would be called to have enriched himself. वो अपने आप को enrich हो जाएगा, हमारे एग्जाम्पल में वो 100 रुपये से अमीर हो जाएगा, as he collected the duty both from his customer as refund from the government, क्योंकि उसे कस्टमर से भी ड्यूटी रिकवर कर ली सामान बेच के, रिफंड भी ले लिया। अब ये 100 रुपीज़ एग्जाम्पल है, अब ये 100 लाख भी हो सकता है, 100 करोड़ का रिफंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो इनरिच हो गया, जस्टिफाइड नहीं है। सच इनरिचमेंट इज रेफर टू एज अनजस्ट इनरिचमेंट। जो हमने एग्जाम्पल था उसी को यहाँ पे वर्डिंग्स दे दी, जो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था। Therefore, the refund is to be given only to the person who has borne the burden. Therefore, when the person who applies for refund is not the person who has borne the burden, the refund is paid into a fund called Consumer Welfare Fund. तो इसलिए CWF में डाल देंगे, अगर उस पर्सन जिसने बॉर्न करी उसको रिफंड नहीं दे सकते और जिसने पे करा उसको भी नहीं दे सकते, तो CWF में डाल दो। The importer or the buyer who has been charged the duty by the importer has to prove that he has not passed the burden of duty to another person. कि इंपोर्टर को या बायर को प्रूफ करना होगा, अगर बायर रिफंड लेने आया है इसको प्रूफ करना है कि इसने आगे किसी को नहीं पास करा बर्डन। इंपोर्टर ने अगर रिफंड लेने आया इसने प्रूफ करना है कि इसने बायर को बर्डन पास नहीं करा। कहने का मतलब जो भी रिफंड की एप्लीकेशन दे रहा है, दैट पर्सन हैज़ टू प्रूव कि उसने आगे किसी को पास ऑन नहीं करी कस्टम ड्यूटी, बिकॉज कस्टम ड्यूटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमेशा पास ऑन हो जाती है। So Custom Act creates a statutory presumption that he did pass on the burden of duty and the presumption has to be refuted by proving to the contrary, यानी कि एविडेंस देना होगा, प्रूफ देना होगा कि कस्टम ड्यूटी पास ऑन नहीं करी। अगर प्रूफ नहीं दे सकते तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड बैठा है आपका पैसा खाने के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, TY के 2, TY के 5, इसको देख लेते क्या कहते हैं ये। Messrs HIL imports copper concentrate from different suppliers. At the time of import, the seller issues a provisional invoice and the goods are provisionally assessed under Section 18 of Customs Act 1962 based on the invoice. So provisional assessment हुई अभी. When the final invoice is raised based on the price prevalent in the London Metal Exchange on a predetermined date as agreed in the contract between the buyer and seller, the assessments are finalized on the basis of the price in such invoices. अभी तक बस इतनी सी कहानी पता चली कि एक प्रोविजनल असेसमेंट हुई है, बाद में उसको फाइनलाइज कर दिया। Now Messrs HIL has filed a refund claim arising out of the finalization of the bill of entry by the authorities. हो सकता है पहले प्रोविजनली उन्होंने 8 लाख रुपीज़ पे कर दिए और बाद में पता चला कि सिर्फ 6 लाख रुपीज़ ही बनती थी पेमेंट, तो 2 लाख रुपए का वो रिफंड मांग रहे हैं जो उन्होंने एक्स्ट्रा पे कर दिया होगा। बिकॉज दे हैज़ फाइल्ड अ रिफंड क्लेम, उन्होंने फाइल करा अराइजिंग आउट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द बिल ऑफ एंट्री। The department, however, has passed an order of refund to be credited in the fund in the absence of any evidence from HIL that the burden of duty has not been passed on to the buyer. अब हमने सीखा था जो भी एप्लीकेंट रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसको ये प्रूफ करना होगा कि उसने कस्टम ड्यूटी का बर्डन किसी और को पास ऑन नहीं करा। अगर वो नहीं कर पाता प्रूफ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको CWF फंड में ट्रांसफ़र कर देगी। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि डिपार्टमेंट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर ऑफ रिफंड टू बी क्रेडिटेड टू द फंड, फंड में दे देंगे। फंड की बात कौन सी है, CWF कंज्यूमर वेलफेयर फंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि HIL कोई एविडेंस नहीं दे पाया।
डिस्कस वेदर द एक्शन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट इन लॉ। तो ऑफकोर्स ये करेक्ट एक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा है इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इसके ऊपर बर्डन है कि ये प्रूफ करेगी इसने कस्टम ड्यूटी का इंसिडेंस किसी और को पास ऑन नहीं करा। अगर ये नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली CWF में ही डालेगी इसे। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन था इस कंसेप्ट पे। तो क्या कहते हैं आंसर, द डिपार्टमेंट एक्शन विल बी करेक्ट, सही होगा इफ अगर HIL डज नॉट प्रोड्यूस एनी एविडेंस दैट द बर्डन ऑफ ड्यूटी हैज़ नॉट पास ऑन टू द बायर। यहाँ पे अपनी अनजस्ट एनरिचमेंट की सारी नॉलेज यहाँ पे झाड़ देनी है। ठीक है, जितना भी हमें पता है रिफंड के बारे में सब कुछ लिख के हमें ऐसी सेंटेंस लिखने हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है HIL का, बर्डन इसकी वो प्रूफ करे, नहीं कर पाता तो वो CWF में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर अगला TYK था, TYK 5, इसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इन रिस्पेक्ट टू रिफंड। जो ऊपर हमारा नोट था बस उसी को एक्सप्लेन करना है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिखाए क्योंकि ICA के स्टडी मैट में है और स्ट्रेट अवे उठ के एग्जाम में आ सकते हैं, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। तो उस हिसाब से हमें नोट लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना है। तो ये हमने ऊपर पढ़ाई है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट पूरा। बस चैप्टर हमारा खत्म है, थोड़े से क्वेश्चन है और एक टॉपिक लास्ट का बचा है, वो भी छोटा सा, उसको देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन, state briefly with reference to the provisions of section 27 of Customs Act 1962 whether the principle of unjust enrichment will apply in case of refund of excess duty paid on car imported for personal use। देखो सेक्शन नंबर मैंने कहा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ काम के आएंगे नहीं, याद हो जाए तो बढ़िया, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्या अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई होगा अगर किसी ने रिफंड लिया है एक्सेस ड्यूटी ऐसी कार पे जो पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई है। अब पर्सनल यूज़ वर्ड पढ़ते ही हमें आ जाना चाहिए याद अपने वो 7 पॉइंट जो हमने पढ़े थे। उसमें एक था अगर कोई इंपोर्टर इंपोर्ट करता है पर्सनल यूज़ के लिए उसका रिफंड CWF में नहीं जाएगा, इसको कोई प्रूफ नहीं करना कि बर्डन पास ऑन हुआ नहीं हुआ, तो अनजस्ट एनरिचमेंट तो अप्लाई नहीं होगा, तो इसका रिफंड किसे मिल जाएगा, इसी पर्सन को। So the principle of unjust enrichment will not apply to refund of duty on a car imported for personal use। personal use के लिए इसलिए because section 27 कहता है that in case of imports by individual for personal use refund should not be credited to the CWF fund but shall be paid to the applicant, straight away applicant को दे दो। अब और क्वेश्चन क्या रह गए देख लेते हैं। TYK 4, what is the minimum monetary limit prescribed for the custom law which below which no refund shall be granted, 100 rupees। MCQ के लिए ही क्वेश्चन है बस। एक्सप्लेन whether refund of import duty is allowed in case of perishable goods। नहीं अलाउड, हमने पढ़ी थी। TYK 3 हो गया, TYK 7 हो गया। बस अब एक टॉपिक बचा है लास्ट वाला जो मुश्किल से 2 मिनट और ले लेगा हमारे, उससे ज़्यादा क्या ही लेगा ये। रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर अपील। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर अपील। इसको हम रीड करते हैं और एक एक करके समझते हैं। कस्टम्स एक्ट 1962 हैज़ separate provisions for filing appeal against an order passed by a custom officer। तो एक कस्टम का ऑफिसर है जिसने अपना ऑर्डर पास करा और कस्टम्स एक्ट में अपील के इस ऑर्डर को अगेंस्ट अगर अपील करना है उसके अलग सेपरेट प्रोविजंस है। अब हुआ क्या, अपील टू द कमिश्नर अपील्स इज टू बी मेड विद इन 60 days of receipt of the order against which the person is aggrieved। पहले मैं कहानी समझाता हूँ फिर आगे पढ़ते हैं। देखो कस्टम ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास करा किसी इंपोर्टर के अगेंस्ट या इंपोर्टर के लिए कि इंपोर्टर को 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे करनी है। इंपोर्टर इससे खुश नहीं है या इसको प्रोटेस्ट करता है और ये 1 लाख रुपए अंडर प्रोटेस्ट पे कर देता है। अब अंडर प्रोटेस्ट पे करता है फिर क्या कहता है ये मैं इसका रिफंड ले लूँगा, मैं तो खुश नहीं हूँ इससे, मैं रिफंड ले लूँगा, अंडर प्रोटेस्ट में वैसे भी कोई टाइम लिमिट नहीं है तो मैं रिफंड की एप्लीकेशन दे देता हूँ। अब कस्टम्स एक्ट क्या कहता है, जो ऑर्डर के अंडर तुमने 1 लाख रुपीज़ पे करे हैं उसकी रिफंड की एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर देंगे। रीज़न मीन रिफंड एप्लीकेशन के लिए जो पर्सन कस्टम्स एक्ट ने बिठाया है, जो भी ऑफिसर है वो एक डिफरेंट पर्सन है। ये ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर कह लो नंबर 2 और ये प्रॉपर ऑफिसर नंबर 1 जो अपील चेक करता है, जो कमिश्नर टाइप हो गया या जो भी अपील या ऑर्डर बनाता है।
ये ऑर्डर बनाता है, इसको पूरे कस्टम एक्ट की नॉलेज है, उस हिसाब से इसने बनाया, इसको सिर्फ रिफंड की नॉलेज है, तो ये इसके ऑर्डर पे कोई ना रिव्यू कर सकता है ना इसको देख सकते हैं कि इसने ऑर्डर सही दिया था, क्या रिफंड बनता है नहीं बनता। तो कस्टम एक्ट कहता है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट तुम अपील करो, रिफंड नहीं, अपील करो। अपीलेंट ट्रिब्यूनल बताएगा कि ये सही था गलत था, अगर गलत था तो रिफंड तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। ये नहीं कि तुम बैक डोर जाके तुम इसका रिफंड ले लो, जो प्रॉपर मेथड है, रेमिडियल ऑप्शन है लॉ में, वो ही यूज़ करो। तो इसी को अब एक बार स्टोरी को ध्यान में रख के समझते हैं। कस्टम एक्ट हैज़ अ सेपरेट प्रोविजन फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय अ कस्टम ऑफिसर। अपील टू द कमिश्नर अपील्स इज टू बी मेड विद इन 60 days ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट विच द पर्सन इज एग्रीड। अगर उसको बुरा लगता है उस ऑर्डर से तो 60 दिन के अंदर अपील कर दे ना। एक केस लॉ आया था, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। In this case, duty was assessed on the imported items and the importer paid the duty under protest. Thereafter, importer filed a claim for refund of duty. उसने रिफंड के लिए डाल दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है, कौन सी केस लॉ था? केस लॉ अगर याद हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में, बाकी ना भी इतना दिमाग मत खराब करना कि याद करने के लिए। प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। In this matter, Supreme Court ruled that once an order of assessment is passed, एक बार ऑर्डर बन गया, ड्यूटी वुड बी पेबल एज पर डैट ऑर्डर। ऑर्डर में लिखा 1,00,000 रुपये की ड्यूटी है, ड्यूटी इसी ऑर्डर के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। अनलेस दैट ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हैज़ बीन रिव्यूड मॉडिफाइड इन एन अपील, अनलेस इस ऑर्डर को तुमने चैलेंज करा है या मॉडिफाई करा है किसी अपील में। द ऑफिसर कंसिडरिंग अ रिफंड क्लेम cannot sit in an appeal over an assessment made by a competent officer। जो ऑफिसर रिफंड डील करता है वो इस लायक नहीं है, उसको पूरी कस्टम एक्ट की नॉलेज नहीं है कि वो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर जिसने असेसमेंट बनाई है उसके ऑर्डर को चैलेंज कर सके, उसके ऑर्डर को रिव्यू कर सके। देयरफॉर द ऑफिसर कंसिडरिंग रिफंड कैन नॉट रिव्यू या मॉडिफाई द असेसमेंट ऑर्डर, वो उस पर कुछ नहीं कर सकता। देयरफॉर एक रूल ही बन गया सुप्रीम कोर्ट का कि रिफंड क्लेम्स बेस्ड ऑन अ चैलेंज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर उसका तुम्हें क्या कहते हैं रेमेडी चाहिए तो अपील करो। कहने का मतलब अपील और रिफंड दो अलग चीज़ें हैं। अगर अपील में मैटर जाता है तो अपील का ही रास्ता अपनाओ, रिफंड नहीं मिलेगा उस केस में, अपील के थ्रू तुम ले सकते हो रिफंड। एक छोटा सा लॉजिक है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है। सिमिलर चीज़ पे एक टी के बना हुआ है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। क्या कहता है ये? Acme sales imports were being provisionally assessed pending a verification that the department was carrying out। एक कंपनी है उसकी प्रोविजनल असेसमेंट हो रही है। Upon completion of the verification, the assessments were finalized and Acme Sales was asked to pay 12 लाख। ऑर्डर बना कि 12 लाख रुपए की पेमेंट तुम्हें करनी है जब प्रोविजनल असेसमेंट पूरी हो गई, विच इट पेड, उसने पे भी कर दी। तो कस्टम डिपार्टमेंट कोई वेरिफिकेशन कोई अपना सर्च कर रहा था, उसमें उसने कहा कि 12 लाख रुपए की बनता है, हमारा असेसमेंट कहता है 12 लाख रुपए तुम्हें पे करने हैं, उसने पे भी कर दिए। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद, अपॉन डिटेल स्क्रूटिनी of verification report and taking legal opinion on it, Acme Sales filed a claim for refund of 8 lakh on the ground that the differential amount should be 4 lakh and there were factual errors in the verification report। देखो, एक ऑफिसर ने अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाई, कह लो एक असेसमेंट ऑर्डर बनाया, उसके तहत उसने कहा 12 लाख रुपए पे कर दो, कंपनी ने पे भी कर दिए। 6 महीने बाद कंपनी ने अपने लॉयर्स को दिखाया, अपनी लीगल ओपिनियंस लिए और देखा कि सिर्फ 4 लाख रुपये बनते थे, 8 लाख रुपये तो ये हमसे एक्स्ट्रा ले गए और इसने रिफंड की एप्लीकेशन दे दी। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई ऑर्डर है उसकी अपील करो, रिफंड नहीं मिलेगा, एंटरटेन नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, वही सिचुएशन पे ये क्वेश्चन है। सो नाउ वॉज दिस द करेक्ट मोड ऑफ रिड्रेसल बाय एक्मे सेल्स? का ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसको अपील में जाना चाहिए था, रिफंड नहीं मिलेगा। अपील में जाना चाहिए था विद इन 60 days ऑफ ऑर्डर, 6 महीने हो गए तो अब अपील भी इसके लिए रास्ता बंद हो गया। रिफंड हम भले ही ले सकते हैं फ्रॉम द 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन, बट इस केस में रिफंड एंटरटेन ही नहीं करेगी गवर्नमेंट। Now what will be the likely outcome of the claim? Discuss on the basis of case law on this subject। देखो, Acme Sales received an order finalizing provisional assessment on the basis of a verification report requiring a payment of 12 lakh। They did not contest this order but made the payment and allowed the appeal period of 60 days to lapse। उन्होंने इसको अपील नहीं करा और 60 days पास ऑन होने दिए। आफ्टर अपील बिकेम टाइम बार्ड, दे फाइल्ड अ क्लेम फॉर रिफंड। उन्होंने कहा अपील तो हो गई, अपील में होते तो क्या होता, हारते जीतते पता नहीं, सीधा रिफंड ही डाल दो, छुप छुप के रिफंड डाल दो। इन विच दे चैलेंज द ऑर्डर
दिस वॉज अ बैकडोर मेथड ऑफ सीकिंग रिलीफ अगेंस्ट द ऑर्डर. अब ये बैकडोर का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, पीछे के रास्ते से नहीं आने देंगे. It also asked an officer of the same rank to review the order passed, and it sought to bypass the time limitation for appeal by presenting the appeal as a claim for refund. तो सब कुछ गलत करा इसने. Supreme Court has held that in the case of Priya Blue Industries, case law mention कर दिया यहाँ पे, that such a refund claim is not permissible for all the reasons. Person who has agreed with an assessment order cannot seek refund without filing an appeal against the assessment order. अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. वेरी सिंपल चैप्टर, कुछ ज़्यादा इसमें याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं. Thank you very much and all the very best.